देखिए, आपका शुरुआत किया गया था जो सेक्सुअल अफेंस हैं, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें हमने एक तो आपका निर्माण माने की तिथि बताई थी। ज़्यादा पूछ सकता है आपका प्रवर्तन तिथि किस तारीख को ये लागू हुआ, तो 14 नवंबर 2012 को ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका ये कानून कब लागू होगा, तो हमने बताया था कि जब कोई बालक या बालिका हो, 18 वर्ष से उसकी एज कम हो और उसके प्रति या कोई सेक्सुअल अफेंस किया गया हो, तब ये कानून आपका लागू होगा और अभियुक्त के विरुद्ध यानी कि अपराध करने वालों के विरुद्ध इस कानून के तहत दंड दिया जाएगा। एक लोग पूछ रहे थे कि क्या इसका प्रभाव प्रास्पेक्टिव है कि रिप्रास्पेक्टिव। प्रास्पेक्टिव मतलब भविष्य लक्ष्य और रिप्रास्पेक्टिव मतलब भूत लक्ष्य, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 आप कवर करेंगे, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 से आप शुरुआत करेंगे शुरुआती दौर से। वहाँ ये दिया गया है कि जो पेनल लॉ होता है, जो आपराधिक विधि होती है, जो फौजदारी या दंडिक विधि होती है, उसमें भी आपका मौलिक विधि का मतलब कि जिसमें अपराध दिया गया हो और दंड दिया गया हो, उसको भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, यानी कि बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। तो चूंकि पास्को एक्ट में आपका अपराध है, उसके लिए दंड है, अतः यह एक सब्सटेंसिव लॉ है, मौलिक विधि है, आपराधिक मामलों की सारवान विधि है। अतः अनुच्छेद 20(1) के आधार पर इसे बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका केवल प्रभाव पूछे तो भविष्य लक्ष्य है। यानी कि जो व्यक्ति 14 नवंबर 2012 के पहले ऐसा कार्य कर चुका है, उसके वह आईपीसी के तहत भले दंडित हो, इस कानून के तहत वह दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन कब से ये कानून लागू हुआ? 14 नवंबर। अतः कोई व्यक्ति इस कानून के तहत तभी दंडित होगा जब वह इन इस कानून में दिए गए अपराधों को किया हो। और कब किया हो? या तो 14 नवंबर 2012 को या उसके बाद। अगर पहले किया है तो ये कानून अप्लाई नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून का इफेक्ट रिप्रास्पेक्टिव नहीं है, भूतलक्षी नहीं है, केवल क्या है? भविष्य लक्ष्य। कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रभाव भविष्य लक्ष्य है, ये भी याद रखिए। सीपीसी का भी प्रभाव भविष्य लक्ष्य केवल है, केस के माध्यम से आया। फिर आईपीसी का भी प्रभाव भविष्य लक्ष्य है। हाँ, सीआरपीसी भूतलक्षी रूप से लागू की जा सकती है, क्योंकि उसमें अपराध नहीं बल्कि क्या दिया गया है? प्रक्रिया। तो आगे देखा जाए आपका, एक लोग पूछ रहे थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 2 हम बता चुके थे। अब आइए अनुच्छेद 2 के बाद आ जाइए आपका अध्याय 2 आया जाए। अध्याय 2 आपका बालकों के विरुद्ध सेक्सुअल अफेंस और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है। देखिए, इधर जो आपको पढ़ना है भाई, कुछ सेक्शन याद करना पड़ेगा। उस सेक्शन में किसकी परिभाषा दी गई है और उसके लिए सजा कितनी हो सकती है। ज़्यादा अंदर से नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। दो बातें इसमें आपको गौर करनी है। एक कि इस अपराध की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है और उस अपराध के लिए अभियुक्त कितनी अधिकतम सजा पा सकता है। दो चीज़ें आप एक एक करके देखिए। तो धारा आपका धारा 3 से लेकर, हाँ, धारा 3 से लेकर धारा 12 तक के जो प्रावधान है,
वह आपका अध्याय 2 में है और 3 से लेकर 12 तक ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के बारे में आपकी प्रावधान है और दंड का भी प्रावधान है। तो धारा 3 देखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला कब कहा जाएगा? तो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की यौन, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग को जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बालक इत्यादि में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, बालक बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक इत्यादि का आपका कह सकते हैं कि योनि मूत्र मार्ग इत्यादि के भाग में प्रवेश कोई वस्तु करा दे, या बालक के लिंग यौन इत्यादि में मुंह लगाता है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है, यानी कि या तो बालक के प्रति ये सब सेक्सुअल अपराध किया जाए, या बालक से कोई व्यक्ति करवाता है, तो ये धारा 3 में आपका लैंग कह सकते हैं कि आपका प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। इसके लिए तो धारा 3 याद रखिएगा, प्रवेशन लैंगिक हमला किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 3 में। इसके लिए सजा कहाँ है? तो धारा 4 में। देखिए धारा 4 में सजा, आपका धारा 4 में जो सजा है वह बहुत आपका मैं बता दूं कड़ा प्रावधान है। देखिए, जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी होगा। यानी कि धारा 3 में के तहत जो कोई व्यक्ति अपराध करता है वह कम से कम 10 साल की सजा पाएगा, इससे कम की सजा नहीं दी जाएगी। यानी कि कम से कम कितनी की सजा? 10 साल। और अधिकतम कितना हो सकती है? लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है सजा, और आपका और जुर्माना। लेकिन जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर, अब यहाँ बंटवारा कर लीजिए, अगर बालक की एज, फिर एक बार देखिए, 16 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 18 वर्ष से कम है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, अगर बालक की एज 16 वर्ष से अधिक है किंतु 18 वर्ष से कम है और धारा 3 का अपराध या तो बालक के प्रति किया जाता है या बालक से जबरदस्ती करवाया जाता है दूसरे के प्रति, तो ऐसी कंडीशन में आपका कम से कम 10 साल का कारावास की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। लेकिन अगर बालक की एज 16 से क्या है, कम है, तो दंड आपका दूसरा होगा। ये पूछ सकता है दंड की मात्रा देखिए, इस जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जो या जिसका अभिप्राय यानी कि आजीवन कारावास का अभिप्राय यहाँ आपका व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा और जुर्माना। यानी कि बहुत कड़ा नियम है। अगर 16 वर्ष से कम के बालक के प्रति प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बालक या बालिका की एज 16 साल से क्या है, कम है, तो दंड की मात्रा कम से कम कितना? 20 साल। 10 साल नहीं है, कम से कम कितना?
20 वर्ष से कम के कारावास की सजा दी ही नहीं जा सकती और अधिकतम आजीवन कारावास, वो भी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहे। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि तमाम जेल मैनुअल है जो आजीवन कारावास, 14 वर्ष, 20 वर्ष बाद छोड़ दे रहे हैं। अपराधी को तो छोड़ा नहीं जाएगा। स्पष्ट लिखा गया कि जब तक जिंदा है तब तक कहाँ रखा जाएगा? जेल में। ये याद रखिए, जब तक जिंदा है। अगला देखिए आपका खंड 3, उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और रिजनेबल होगा और उसका संदाय ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय अभियुक्त पर जो भी जुर्माना लगाएगा वह उचित होना चाहिए और वह जुर्माना जो होता है सामान्यतः सरकारी खजाने में जमा होता है, राजकोष में जमा होता है। लेकिन यहाँ जो जुर्माना लगाया जाएगा वह सरकारी खजाने में न जाकर बालक के पुनर्वास के लिए बालक को ही क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। इसको कोरलेट कर लीजिएगा। इसको कोरलेट करना है सीआरपीसी की धारा 357 से 357। पीड़ितों को प्रतिकर यानी कि जो विक्टिम है, आहत है, उसको कंपसेशन न्यायालय दिलवा सकता है। 357 सीआरपीसी 357 में न्यायालय का विवेकाधिकार है, लेकिन यहाँ विवेक नहीं है बल्कि न्यायालय क्या है? बाध्य है। इसको जोड़ लीजिएगा 357, कम से कम एक लाइन जोड़िए। अगला देखिए आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। फिर एक बार यही धाराएं तैयार रखना है। प्रवेशन लैंगिक हमला कहाँ परिभाषित है? 3 में। उसके लिए सजा कितनी है? 4 में। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहाँ परिभाषित है? 5 में। उसके लिए सजा किस में है? 6 में। ऐसे याद करिए। देखिए पूरा नहीं पढ़ना है, गुरुतर को देखा जाए। जो धारा 3 के तहत बालक या बालिका के प्रति अपराध किया गया है वह सीरियस या गुरुतर या गंभीर हो जाता है यदि वह अपराध कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ स्थानों पर किया जाता है। जैसे कि अस्पताल में ये दुराचार किया गया बालक के प्रति, या किसी सैनिक ने कर दिया, किसी लोक सेवक ने कर दिया, पुलिस वाले ने कर दिया, बालक को किसी संरक्षण गृह में रखा गया है उसने कर दिया दुराचार इत्यादि, या किसी जेल में कर दिया गया या थाने में कर दिया गया। अभी तो मामला आया था कि एक पीड़िता गई दुराचार की रिपोर्ट लिखवाने और थानेदार नशे में था, वह खुद ही दुराचार दोबारा कर दिया। हो हल्ला मचा, थानेदार भागे, लेकिन जब हो हल्ला मचा तो थानेदार को गिरफ्तार किया गया। तो अगर बालिका की एज 18 वर्ष से कम थी और थाने में ऐसा अपराध आप किए हैं तो वह जो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा वह गंभीर हो जाएगा। और ये कहाँ परिभाषित है? 5 में। जेल में करिए, संरक्षण गृह में करिए, अस्पताल में करिए, ऑफिस में करिए इत्यादि। अब उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। अ, नहीं, घर में नहीं, घर में गुरुत्तर नहीं होगा आपका, यानी कि कुछ विशेष आपका धारा 3 लागू होगी। देखिए आपका घर में नहीं, आपका जैसे स्कूल हो गया, माने सार्वजनिक जगह पर या लोक सेवक द्वारा किया जाए। हाँ, देख ले रहा हूँ भाई, हो सकता है, देख ले रहे हैं, अभी तो भूमिका ही चल रही है। क्लास कौन सा बता रहे हैं? एन।
जो कोई बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या भरण पोषण देख करने वाला नातेदार या बालक के माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, असाझी गृहस्थी में रहता है, घर पर भी करता है, तो ये आपका गुरुतर माना जाएगा। इसमें आपका दिया है। देखिए इसको आपका बहुत लंबा क्लाज है, आपका लंबा क्लाज है, तो उसका उपाय एक ये है कि कह सकते हैं कि डिटेल में ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अंदर से पूछ ले तब क्या होगा, समस्या ये है। देखिए गुरुतर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला। देखिए जो धारा, फिर एक बार देखिए धारा 3 में जो प्रवेशन लैंगिक हमला था वह सीरियस हो जाता है जब वह धारा 5 की शर्तों की क्या कर देता है, पूर्ति। जैसे कि आपका संविदा अधिनियम में आपने पढ़ा था कि करार संविदा बन जाता है जब वह धारा 10 की शर्तों की क्या करता है, पूर्व। तो 3 वाला मामला 5 में कवर हो जाएगा जब कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा या कुछ विशेष स्थानों पर ये जो धारा 3 का अपराध है किया गया हो, या तो विशेष व्यक्तियों द्वारा या विशेष स्थानों पर। अब कौन कौन व्यक्ति है, कौन कौन स्थान है, इसी को आपको एक एक करके देखिए डिटेल में ही चलाते हैं। देखिए भाई आपका गुरुतर प्रवेशिंग लैंगिक हमला बहुत लंबा है, लेकिन देखिए फिर भी जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, यानी कि पहला क्लाज है पुलिस अधिकारी द्वारा, तो कहाँ कहाँ ये सब धारा 3 वाला अपराध किया जाए, यानी कि बालक के प्रति दुराचार किया जाए, तो देखिए लिखा गया है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है, या तो थाने में दुराचार करे या जिस थाने में नियुक्त हैं उसकी एरिया में, यानी कि सीमा, परिसरों की सीमाओं के भीतर, यानी कि उस थाने की जो कैंप्स है उसके अंदर। अगला देखिए, किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में वह अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है, हो सकता है पॉइंट वो कहीं और हो और दूसरे थाने के परिसर में जाकर बालक के साथ क्या करता है, दुराचार, तब भी धारा 5 के तहत क्या कहा जाएगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अपने कर्तव्य के अनुक्रम में या अन्यथा, यानी कि जब वह ड्यूटी पर हैं, या अन्यथा मतलब ड्यूटी पर नहीं है, अन्यथा मतलब अदरवाइज, यहाँ आपका कहीं भी कर सकता है। जो तीसरा पॉइंट है, अपने कर्तव्य के अनुक्रम में या अन्यथा, यानी कि जब वह ड्यूटी में गया है उसी दौरान कहीं जाकर किसी बालक या बालिका के साथ दुराचार करता है, तब भी वह पुलिस वाला इस धारा के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता हुआ माना जाएगा। जरूरी नहीं कि अब थाने के बाहर ये हो गया। अंतिम है, जब वह पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, आपका यानी कि पुलिस अधिकारी हैं इस बात का ज्ञात हो वह और करता है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दंड का क्या होगा, भागी। बहुत कड़ा दंड धारा 6 में है, अभी आपका बताया जाएगा, फांसी की सजा तक हो सकती है ऐसे लोगों को। तभी पहले दूसरा खंड भी देखिए, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए, तो जो क्लाज ए में बातें थी वहीं क्लाज बी में बातें हैं, बस इसको पढ़ा नहीं जाएगा। एक लाइन में अंतर जानिए कि जो पुलिस वाला जिन जिन स्थानों पर ये घटनाएं कर सकता था, अगर सुरक्षा बल का सदस्य हैं उन उन स्थानों पर जहां उसकी नियुक्ति है इत्यादि ये घटनाएं करता है, तो ये कहा जाएगा कि वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। तो खंड सी आ जाइए, जो कोई लोक सेवक होते हुए बालक पर हमला करे, तो इसको आईपीसी की धारा 21 से जोड़ लीजिएगा, यानी कि 21 से।
यानी कि पब्लिक सर्वेंट जितने भी लोग लोक सेवक की कैटेगरी में आते हैं, अगर वे धारा 3 का अपराध करते हैं तो धारा 5 के तहत वह अपराध अब सामान्य नहीं हुआ, क्या बन जाएगा, सीरियस। और दंड धारा 5 वाला किस में है, 6 में। बहुत कड़ा दंड मिलेगा ऐसे लोगों को। अधिकतम सजा कितनी मिल सकती है, मृत्युदंड। याद रखिएगा, लोक सेवक आईपीसी की धारा 21 जोड़ना है, क्योंकि आपका देखिए कि इस कानून में चूंकि पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये कानून ये बताता है, यानी कि ये कानून स्पष्ट रूप से बताता है, फिर एक बार याद रखिए, कि अगर किसी शब्द या पद की परिभाषा इस कानून में नहीं दी गई है, लेकिन सीआरपीसी में या आईटी एक्ट में या आईपीसी में या आपका कह सकते हैं कि जुनाइल जस्टिस एक्ट में दी गई है, तो वहाँ की परिभाषा यहाँ क्या की जाएगी, एडा। तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट शब्द आया है, तो क्या पब्लिक सर्वेंट शब्द को इस कानून में परिभाषित किया गया है, नहीं। तो पब्लिक सर्वेंट कहाँ परिभाषित है, आईपीसी के सेक्शन 21 में, तो वही परिभाषा यहाँ भी क्या करेगी, काम करेगी। तो दंड बहुत ज़्यादा है इसमें, याद रखिएगा। अगला देखिए, डी खंड। जो कोई, हाँ कितने खंड है ये भी पूछ सकता है, लास्ट में मैं बताऊंगा, पहले एक एक चलिए। जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह यानी कि रिमांड हाउस, संरक्षण गृह, प्रशिक्षण गृह या अन्य या तत्समय प्रवृत्त किसी भी द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी बिंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक प्रवेशन लैंगिक हमला कर, तो वह धारा 5 के खंड डी के तहत गुरुतर लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। इसका यानी कि अगर जेल में आप करते हैं, जेल के जेलर हैं या कर्मचारी हैं, किसी बाल सुधार गृह में ये करते हैं, तो ज़्यादातर ये घटनाएं मैं बता दूं बाल सुधार गृहों में हो रही हैं, और वहाँ के हालात तो और बद से बदतर है, मैं बता दूं। प्रयागराज भी इसका उदाहरण है। आपका प्रयागराज में, आपका जो गोविंदपुर इलाके में आपका बाल सुधार संरक्षण गृह बना है, बाल संरक्षण, वहाँ भी ये कांड हुआ था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने किया था। जब मामला ओपन हुआ तो उसके खिलाफ मुकदमा चला और वह सजा भी पाया, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ वर्ष पहले बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ था प्रयागराज में। सबसे बड़ा विवाद आपका इस मुद्दे पर बिहार में उठा था, और बिहार में आपका कह सकते हैं कि सीबीआई जांच हुई, दंड भी लोग पाए हैं। यानी कि जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं, श्वेत पोष अपराधी, सुने होंगे। श्वेत पोष अपराधी का मतलब कि दिन में चादर ओढ़कर, सदरी पहनकर और सफ़ेद कुर्ता पहनकर समाज में ये दिखाते हैं कि हमसे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है, और रात में आपका या तो वेश्यालय जाते हैं या अनाथालय जाते हैं और लड़कियों के साथ दुराचार करते हैं। ये बिहार का ही उदाहरण है, जहाँ की खूब हो हल्ला मचा। वो तो एक सामाजिक संगठन गया सर्वे करना है, तो एक बालिका ने बताया कि हमारे साथ रात में दवा खिला दी जाती है और रात में होश नहीं रहता, सुबह हम नंगे रहते हैं, फिर होश आता है तो हम नहाते धोते हैं। तब वह बताया और छापी रिपोर्ट, तब हो हल्ला मचा और तमाम लोग पकड़े गए। नहीं तो ये अंदर की बातें अंदर ही क्या होती हैं, दब जाती हैं। तो सब अगर तो ऐसे लोग धारा 5 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए क्या होंगे,
ये माना जाएगा। और धारा 6 के तहत दंड बहुत कड़ा है, मैं बता दूं। अगला देखिए आपका, तमाम विवाद उत्पन्न हुए, उतना नहीं जाना है, बहुत लंबा चल जाएगा। तब आपका अगला देखिए आपका खंड ई, जो कोई किसी अस्पताल, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे अस्पताल का वह प्रबंधक हो या कर्मचारी हो, अस्पताल में किसी बालक पर धारा 3 वाला कार्य करता है, तो धारा 5 में वह अब सामान्य प्रवेशन लैंगिक हमला न होकर कैसा हो जाएगा, गुरुतर। तो किस अस्पताल के कर्मचारी या प्रबंधक करते हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, कौन करता है? आपका या तो कर्मचारी या उसका मैनेजर इत्यादि, ये याद रखिए। अब अगला ये ई के बाद आ जाइए, एफ आ जाइए। जो कोई किसी शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारी होते हुए उस संस्था में ऐसा करता है, यानी कि स्कूलों में इत्यादि में या धार्मिक संस्थाओं में, वह भी इस धारा के तहत क्या होगा, प्रवेशन गुरुत्व लैंगिक हमला माना जाएगा। अगला आपका आ जाइए जी खंड, जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, इसको गैंग रेप भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा अंडरलाइन करिए, हो सकता है। सामूहिक यानी कि कई लोग मिलकर बालक या बालिका के साथ ऐसा कार्य करते हैं, तो वह भी आपका किस क्लाज में आएगा, आपका जी में आ सकता है। ये भी अलग से आ ये सकता है कि धारा 5 के किस क्लाज में आपका सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप कह सकते हैं, यानी कि कई लोगों द्वारा दुराचार इत्यादि की बात की गई है। इसको आईपीसी से जोड़ लीजिएगा। सामूहिक दुराचार 376 डी है ना, डी जोड़ लीजिएगा तो 376 डी, घ 376 डी। इसको एक केस से आप देखिए, आपका ये जो इसमें जो दायित्व है वह ज्वाइंट होता है, यानी कि आपका ज्वाइंट यानी कि संयुक्त होता है। इसको थोड़ा अलग से एक लाइन समझिए, हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन बन जाए। आपका आईपीसी की धारा 34 में जो केस है, बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर का, जस्टिस लॉर्ड सुमनर, उस केस का हवाला आप दे सकते हैं कि जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में बराबर के क्या होंगे, दोषी। यहाँ भी दुराचार किया जा रहा है। जो व्यक्ति इंतजार में है कि हमारा भी नंबर आएगा दुराचार करने का, वो भी बराबर का क्या होगा, दोषी। इसी को गैंग रेप कहा जाता है भाई। और ये क्वेश्चन आ सकता है आईपीसी में भाई, जाकर पढ़िएगा 376 कौन सी धारा, डी। अगला देखिए आपका, इसके बाद आपका एच आया जाए। जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध यानी कि हथियार, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यानी कि इसका मतलब कि आपका घातक हथियार का प्रयोग किया गया, कोई पदार्थ खिला दिया गया और तब ये कार्य किया गया, तब खंड एच में आएगा। खंड आई देखिए, जो कोई किसी बालक को घोर उपहतकारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तब ऐसी कंडीशन में आपका कौन सा खंड आ जाएगा, कह सकते हैं कि आपका ये खंड आई। आई भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय आपका कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां की क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं, बताना भी संभव नहीं है कुछ चीज़ें, यानी कि क्रूरता की हदें पार कर दी जा रही हैं, बोतल फोड़कर इत्यादि करके। और उससे भी आपका
नुकसान पहुंचाया जा रहा है शीशे से, तो बताना भी संभव नहीं है। अगला देखिए आपका, ये देखिए, जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, बालक शारीरिक रूप से इससे अशक्त हो जाता है, मानसिक रूप से अशक्त हो जाता है, बालिका है तो गर्भवती हो जाती है, या आपका कोई प्राणघातक विषाणु बालक में चला जाता है, या बालक की डेथ हो जाती है, यानी कि आपका डेथ हो जाती है, तब भी ये प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होगा, माना जाएगा। और व्यक्ति धारा 6 के तहत क्या होगा, दंड का। यानी कि अगर बालक की मृत्यु हो गई, बालिका 18 साल से कम की थी, गर्भवती हो गई दुराचार के कारण, तब धारा 5 लागू होगी। और किस धारा में दंड है, आपका 6 में। अगला देखिए आपका के, जो कोई बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, यानी कि बालक मानसिक रूप से विकलांग है और आप उसके साथ ऐसा करते हैं। अगला देखिए आई एल, एल खंड देखिए, जो कोई उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार बार प्रवेशिंग लैंगिक हमला करता है, यानी कि उसी बालक के प्रति एक से अधिक बार दुराचार करता है उसी बालक के प्रति, तब आपका एल में आएगा। एम देखिए, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तब भी ये धारा लागू होगी। या जो कोई घरेलू संबंधों में है व्यक्ति और घर में साझी गृहस्थी में रहता है और बालक के प्रति ऐसा दुराचार करता है, तब भी ये धारा लागू होगी। यानी कि घर में भी किया जा सकता है, रिश्तेदारों द्वारा, नातेदारों द्वारा। इसका मतलब ये हुआ। अगला देखिए आपका ओ, जो कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंधक या कर्मचारी बिंद होते हुए ऐसा करता है, तब भी ये लागू होगा। न्यासी के पद पर हैं बालक के, यानी कि बालक का न्यासी है और बालक के प्रति ये सब कार्य करता है दुराचार का, तब भी यह बालक आपका, जो कोई ये जानते हुए कि यह बालिका गर्भ है, फिर आपका उसके साथ दुराचार करता है, तब भी धारा 5 लागू होगी। बालक का हत्या करने का प्रयास करता है, मैंने ऐसे करके, तब भी धारा 5। या सामुदायिक या पांथिक हिंसा या प्राकृतिक विपत का फायदा उठाता है, ऐसा कार्य करता है, तब भी ये धारा लागू होगी। फिर आपका हाँ, ये है कि जो कोई बालक पर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और वह इस अधिनियम के पूर्व में भी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए दंडित हो चुका है, तब भी धारा 5 क्या होगी, लागू। यानी कि पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत पूछ सकता है, टी में है प्रायर कन्विक्शन, लिख लीजिए बैरक पर, पूर्व दोष सिद्धि। और अंतिम है, जो कोई बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है, यानी कि चीरहरण, यानी कि द्रौपदी कांड। अंतिम आपका यू में है द्रौपदी कांड, और इसको आईपीसी से जोड़ लीजिएगा। 354 के किस क्लाज में है, विवस्त्र करना किसी स्त्री को, डी में, बी में भाई 354 बी, आईपीसी जोड़ लीजिए 354 बी, लास्ट वाले से जोड़िएगा। विवस्त्र करना स्त्री को उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से 354 बी में है। पूछा जाता है ये सब मिलाने के लिए, तो हम कहेंगे अगर, यानी कि कितने क्लास हुए इसमें जोड़ना, 21।
लिख लीजिए कहीं अलग से। 21 क्लाज हैं भाई, पूरा लिखवाना लिखवाते समय संभव नहीं है, आपको बेरेट का ही सहारा लेना पड़ेगा। कुल 21 क्लाज हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 21 क्लाजों में से कोई एक या एक से अधिक कार्य करता है तो हम वह जो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा वह गुरुतर में कन्वर्ट हो जाएगा। और धारा 5 के लिए दंड कहाँ दिया गया है? धारा 6 में। अब 6 आ जाए, बहुत कड़ा दंड है। तो पहला देखिए, गुरुतर प्रवेशिंग लैंगिक हमले के लिए दंड। तो जो कोई गुरुतर प्रवेशिंग लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास से, सादा नहीं होगा, कारावास सादा होगा कि कठिन, तो क्या मारेंगे? केवल सश्रम या कठिन, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। यानी कि कम से कम सजा कितनी होगी? 20 वर्ष। अगला देखिए, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। और आजीवन कारावास का मतलब आपका शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास, यानी कि जब तक वह कह सकते हैं कि मरे न, तब तक कहाँ रहे? जेल में दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा, या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी सजाएं मिल सकती हैं। धारा 5 में जो 21 अपराध दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इन अपराधों में से किसी एक अपराध को करता है तो सजा, फिर याद रखिए, सामान्यतः अधिकतम सजा मृत्युदंड। दूसरे, हाँ देखिए सजा फिर, या तो कम से कम 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास जो जीवन भर का जेल होगा, और जुर्माना। या तो न्यायालय इन सजाओं में से कोई सजा दे दे, या मृत्यु दंड। तो या तो न्यायालय क्या दे सकता है? फांसी की सजा या मृत्युदंड। बहुत कड़ा नियम है। धारा 6 में आपका मृत्युदंड का भी क्या किया गया है? प्रावधान। तो धारा 5 का उल्लंघन करने पर आपका धारा 6 में फांसी की सजा भी अभियुक्त को हो सकती है। अगला देखिए, खंड 2, उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना। तो वहीं आपका चलेगा कि जो जुर्माना अभियुक्त पर लगाया जाएगा, बताइए वो कहाँ जाएगा? आपका कह सकते हैं कि पीड़ित को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। अब आइए लैंगिक हमला देखिए। आपका लैंगिक हमला या सेक्सुअल एसाल्ट देखिए। तो पहले तो आपका सेक्सुअल एसाल्ट होता क्या है? देखिए, प्रवेशन लैंगिक हमला का मतलब कि किसी माध्यम से दुराचार किया, और लैंगिक हमला का मतलब सेक्सुअल एसाल्ट। तो पहले हमला शब्द समझिए। हमला शब्द की इसको जोड़ लीजिएगा आईपीसी की धारा 351 से। हमला की परिभाषा आईपीसी की धारा 351 में दी गई है। हमला का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा हाव भाव दर्शा रहा है जिससे कि सामने वाले को ये विश्वास हो जाए कि ये क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक बल का प्रयोग कर ही देगा, लेकिन किया नहीं। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि डंडा उठा लिया, कह रहा है कि मार दूंगा, लेकिन मारा नहीं, तो हमला माना जाएगा। और जैसे ही डंडा चला दिया, चाहे लगे न लगे, ये आपराधिक बल। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्या केवल मुख से बोलना या केवल शब्दों द्वारा हमला हो सकता है कि नहीं? नहीं। लाख आप उग्र शब्द बोलिए, हाव भाव नहीं दर्शा रहे हैं, तो वह एसाल्ट में नहीं आएगा, क्योंकि केवल शब्द हमले की कोट में नहीं आएगा। तो अब आपका सेक्सुअल असाल्ट करा दीजिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, बालक के प्रति आपका दुराचार तो नहीं किया,
लेकिन आपका कह सकते हैं कि आपका दुराचार तो नहीं किया, लेकिन ऐसा हाव भाव दर्शा रहा है कि वह दुराचार कर सकता है लेकिन किया नहीं। तो ऐसी दशा में धारा आपका 7 के तहत उसे क्या माना जाएगा? लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट। दुराचार नहीं किया, हाव भाव दर्शा रहा है कि कर देंगे। तो देखिए आपका शब्द सा देखिए, जो कोई लैंगिक आशय से, सेक्सुअल इंटेंशन से बालक की यौन, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की यौन, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता करता है, या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिससे प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त हो, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है। इस पर एक केस आया आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी केस याद रखना है आपका। अगर कब मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में देखिए आपका क्या, मैंने कह सकते हैं कि वहीं तुगलकी आपका फैसला कहा जाए कि कपड़े के ऊपर से स्पर्श किया है तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। एक लेडीज ने ये फैसला दिया। तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई हाई कोर्ट के फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसले पर रोक लगाया। काफ़ी आलोचना हुई कि ये कैसा फैसला आ गया। तो भाई उतना हम अंदर से नहीं बता सकते, हमारी भी एक सीमा है पढ़ाने की। लेकिन आपका कुछ चीज़ें छोड़कर ही पढ़ाई जा रही हैं। आप खुद भी थोड़ा जाकर घर पर देखिए। लेकिन आपका ये कांड हुआ था, मीडिया में भी काफ़ी उछला था, ये बॉम्बे का ही कांड था। और वहाँ की महिला, हाई कोर्ट की महिला जज ने अभियुक्त को सेक्सुअल असॉल्ट के लिए बरी कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने आपका रोक लगाई अपील में। तो आगे देखिए आपका, ये फिर एक बार देखिए इसको, ये लैंगिक हमला धारा 7 में है, इसके लिए दंड आपका धारा 8 में है। तो जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी कारावास की किसी अवधि के लिए जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना। अब इसके बाद आपका यही लैंगिक हमला धारा 7 वाला गुरुतर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि धारा 5 और धारा 7, धारा 5 में आपने जितनी बातें पढ़ी वही बातें तुरंत आपका धारा 7 में लिख, धारा 9 में लिखी रहेंगी। बस आपका उसमें गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि उसमें दुराचार कर दिया गया है, और इसमें दुराचार तो किया नहीं गया, लेकिन हाव भाव क्या किया जा रहा है। तो अगर पुलिस वाला करे, जेल में करे, लोक सेवक करे, अस्पताल में किया जाए, घर में किया जाए, तो कौन सी धारा आपका जो 5 पढ़े थे उसी के साथ कौन सी धारा 9, इसको नहीं पढ़ा जाएगा अलग से, क्योंकि 5 वाली बातें फिर आपका किस में कवर होंगी? 9 में। तो आपका 9 में गुरुतर लैंगिक हमला, यानी कि कुछ विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान पर किया जाए, धारा, हाँ, गुरुतर लैंगिक हमले के लिए थोड़ा दंड की मात्रा बढ़ेगी। धारा 10 में दंड है आपका, जो कोई गुरुतर लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम कितना हो सकती है? 7 साल, और जुर्माना। तो सबसे पहले फिर एक बार दोहराइए, दंड की मात्रा और परिभाषा यही याद करना है। हाँ, धारा 5 में जरूर कुछ बातें एक्स्ट्रा पूछी जा सकती हैं अंदर जाकर, जैसे कि आपका घर में, या आपका गर्भवती महिला है उसके साथ दुराचार 18 साल से कम है, या आपका सामूहिक दुराचार पूछ सकता है। कुछ बातें 21 खंडों में जरूर महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत अंदर से पूछे तो खंडसा पूछ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि पहली बार आ रहा है, उतना अंदर जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अपने से तो क्या करना है, ज़्यादा सतर्क। फिर एक बार आप क्रम बनाइए तो धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला या दुराचार,
किसके प्रति? तो बालिका या बालक के प्रति जिसकी एज कितने से कम है? 18। धारा 3 में जो ये अपराध हुआ है, ये धारा 4 में दंडनीय है। दंड की मात्रा कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना। यही आपका प्रवेशन, लैंगिक हमला या दुराचार ये गंभीर हो जाएगा, गुरुतर हो जाएगा। यदि धारा 5 में आ जाए तो फिर एक बार बताइए, 5 में कितने क्लाज हैं? 21। अगर 21 में से किसी क्लाज में आ जाए तो 3 वाला सामान्य न होकर क्या हो गया? गुरुतर। और जैसे ही गुरुतर होगा, दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी? बढ़ेगी। तो 5 वाले के लिए दंड, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड किस में? 6। अब दंड याद रखिए, दंड आपका कम से कम 20 साल, अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। अधिकतम कितना है? फांसी की सजा। फांसी की सजा है अधिकतम 6 में। 7 आ जाइए, आपका सेक्सुअल असाल्ट। असाल्ट में आपका क्या होता है? हाव भाव दर्शाया जाता है, दुराचार कर दूंगा, लेकिन किया नहीं, एक लाइन में। तो सेक्सुअल असाल्ट में क्योंकि दुराचार किया नहीं गया, तो धारा 7 में सेक्सुअल असाल्ट, इसके लिए दंड कहाँ दिया गया? 8 में। दंड याद रखिए, कम से कम 3 साल और अधिकतम 5। फिर याद रखिए, यही दंड की मात्रा कम से कम 3, अधिकतम 5 और जुर्माना। गुरुतर लैंगिक हमला यानी कि आपका गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट, धारा 9 में। तो धारा 9 को धारा 5 से कोरिलेट करके पढ़ना है। और गुरुतर के लिए दंड आपका धारा 10 में, तो कम से कम 5 साल, अधिकतम 7 साल और जुर्माना। आगे बढ़ा जाए भाई आपका, ये एक बार भाई दोहराते रहिए क्योंकि भूलता रहता है। आइए अब लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड, सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल एसाल्ट में अंतर होता है। सेक्सुअल आपका एक तो लैंगिक हमला यानी कि दुराचार किया, गुरुतर नहीं, एक तो आपका प्रवेशन लैंगिक हमला यानी कि दुराचार किया, वह दुराचार धारा 5 में गुरुतर हो जाएगा, तो दंड धारा 6 में है। दुराचार किया नहीं लेकिन हाव भाव दर्शा रहा है, तो धारा 7 में। दंड धारा 8 में, हाव भाव दर्शा रहा है कहीं लोक सेवक द्वारा इत्यादि या पुलिस द्वारा, तो वह धारा 9 में आएगा और उसके लिए दंड धारा 10। लेकिन आपका धारा 11 भी पूछ सकती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि आपका कह सकते हैं कि लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है। तो लैंगिक उत्पीड़न में न तो हाव भाव दर्शाया जाता है, न ही आपका कह सकते हैं कि दुराचार किया जाता है, लेकिन ऐसा कार्य किया जाता है जिससे आपका इरादा होता है, जैसे प्रपोजल कर देना इत्यादि कार्य, ध्वनि आपका निकालना, सीटी बजाना लैंगिक आशय से, तो इसी को सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। देखिए आपका, जो व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से यानी कि सेक्सुअल इंटेंशन से क्या करता है, कोई शब्द कहता है या ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय से प्रदर्शित करता है कि वह बालक द्वारा ऐसा शब्द ध्वनि सुनी जाए, ऐसा अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव या वस्तु या शरीर का भाग क्या किया जाए, देखा जाए। यानी कि नंगा प्रदर्शन करिए, नंगा नाच करिए। इसका मतलब ये हुआ, अश्लील वस्तुओं का क्या करिए, प्रदर्शन करिए, अश्लील फोटो लेकर खड़े हो जाइए इत्यादि। कितना बताया जाए। किसी बालक को उसके शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे
उसको ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जाए, यानी कि बालक के अंदरूनी अंगों को क्या करवाता है प्रदर्शित, कि दूसरे लोग क्या करें उसे देख सकें। तीसरा, अश्लील प्रयोजन के लिए प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, यानी कि बालक को मीडिया में आपका वस्तु दिखाता है, तब भी बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय या किसी अन्य माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करता है, देखता है या संपर्क करता है। ये खंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइबर क्राइम में भी आ जाएगा। यानी कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से आप बार बार बालक से संपर्क साध रहे हैं, आपका इरादा लैंगिक आशय का है, फोन कर रहे हैं बार बार, एक बार बार पीछा कर रहे हैं, यानी कि ट्रैकिंग लगाए हैं, जैसे आजकल जीपीएस लगाते हैं लोग, तो बालक को ट्रैक लगाकर उसका पीछा कर रहे हैं। अगला देखिए, बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में बालक में अंतर्विष्ट होने का इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकी या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है, कि तुम्हारा वीडियो हमारे पास है नंगा, अभी मैं क्या करूँगा, सोशल मीडिया पर क्या कर दूंगा वायरल। तो ये भी क्या माना जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट। ज़्यादातर ये सब घटनाएं हो रही हैं। अगला देखिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है, उसके लिए पारितोषिक देता है, टाफी देता है, कि अश्लील, और या तो पैसा देता है, लेकिन किसके लिए, अश्लील प्रयोजनों के लिए। तो ये माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट का क्या किया है, अपराध। स्पष्टीकरण ये बताता है कि कोई प्रश्न लैंगिक आशय से किया गया है कि नहीं, ये विधि का प्रश्न होगा कि तथ्य का प्रश्न होगा। यहाँ भी एक क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, थोड़ा बेरेक्ट पर लिख सकते हैं जो क्वेश्चन आप फैक्ट है आपका। एक तो आईपीसी की धारा 300 का अपवाद नंबर फर्स्ट से पूछा गया है कि प्रकोपन अचानक था कि नहीं, प्रोवोकेशन आपका सडनली था कि नहीं, गंभीर था कि नहीं। ये किसका प्रश्न होगा, तथ्य का कि विधि का कि दोनों का, तथ्य का। ये क्वेश्चन आया, गलत ना हो, किसका प्रश्न होगा, तथ्य का। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में पूछा है कि जो जिस समय पर आपका संविदा का पालन करना है, वह किसका प्रश्न होगा, तथ्य का कि विधि का। यानी कि जो समय होता है संविदा में पालन का, वह पूछा गया है, किसका प्रश्न होगा, विधि का नहीं बल्कि किसका, तथ्य का। झारखंड में जो पूछा गया क्वेश्चन, एक दो विधि के प्रश्न पर आ जाए। जो परिसीमा काल है, लिमिटेशन पीरियड, आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 में, वह विधि का प्रश्न है। अधिकारिता जो होती है वह भी किसका प्रश्न होती है, विधि का, कि न्यायालय को जुडिक्शन प्राप्त है कि नहीं। तो अब यहाँ से सीपीसी जब बताया जाएगा, तो आपका अगर किसी मामले में तथ्य और विधि का भी प्रश्न है, तो सबसे पहले किस प्रश्न का निपटारा किया जाएगा, विधि के कि तथ्य के, विधि के। अधिकारिता का, टाइम बार्ड का इत्यादि का, कि अधिकारिता है कि नहीं, तब तथ्य के प्रश्न पर सुना जाएगा। अगला ये धारा 12, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड कितना हो सकता है, तो आपका 3 वर्ष का कारावास और बहुत कम दंड है। इसमें थोड़ा दंड की मात्रा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसके बाद अश्लीलता आ जाएगी, तो इसको आपका सोमवार को बताया जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ते समय फिर आईपीसी में पढ़ना पड़ेगा। 292, 293 और कम से कम 3 केस याद रखिएगा। आर बनाम कर्ल का, फिर आपका
नई रणजीत उड़ेसी का और ही कलीन का। एक क्वेश्चन 3 केसों से मिलने से चांस रहता है। तो आपका कल भाई देखिए टेस्ट होगा 9 बजे से। जो लोग प्री का टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, तो आपका 9 सवा 9 बजे तक आएँ, अपना टेस्ट दें। और क्लास आपका सोमवार से चलेगी। सोमवार से थोड़ा बहुत समय बढ़ जाएगा। हाँ, कल टेस्ट रहेगा 9 बजे से सुबह। और आपका जे का प्री का टेस्ट शुरू किया गया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जीके का प्रयास करते हैं जनवरी फर्स्ट वीक से 5-6 पेपर। अभी पहले ला का हो जाए। इस बार केवल ला का ही होगा, जीके का भी प्रयास किया जा रहा है भाई।